मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है, जिसके बाद अब चुनाव होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री के घर पर कैबिनेट बैठक में विधानसभा भंग करने की राष्ट्रपति की सिफारिश पर मोहर लगी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा भंग कर दी। दरअसल सभी पार्टियों से बात करने के बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी थी। राष्ट्रपति ने सिफारिश पर अंतिम मुहर के लिए कैबिनेट को भेजा था। माना जा रहा है कि जनवरी के अंत तक दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ ही चुनाव कराने की मांग की। दिल्ली में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी पार्टी ने मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा था। साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट नहीं करेगी। पिछले चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया गया था। महाराष्ट्र में हमने कोई तय किया क्या? हरियाणा में कोई तय किया क्या? दिल्ली में बहुमत प्राप्त करें, दिल्ली में सरकार बनाए, पार्टी तय कर देगी कि कौन मुख्यमंत्री हो। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। हम सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद जो भी सामूहिक नेतृत्व का निर्णय होगा, डिसीजन होगा, वो सरकार को लीड करेगा। विधानसभा भंग होने के बाद आगे की रणनीति के लिए दिल्ली बीजेपी ने अहम बैठक की, जिसमें दिल्ली के बीजेपी के सभी सांसद और विधायक शामिल हुए। मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने के बीजेपी के फैसले पर केजरीवाल ने बड़ा दांव खेला है। आम आदमी पार्टी चुनाव को केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी बनाने में जुट गई है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी पीएम पद से इस्तीफा देकर सीएम के लिए नहीं लड़ेंगे, इसलिए मुकाबले में तो जगदीश मुखी ही है। नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देके मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। बीजेपी क्लैरिफाई कर दे तो हम वैसे कर लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जगदीश मुखी जी बनने वाले। केजरीवाल जगदीश मुखी को उनकी ही सीट जनकपुरी में चुनौती दे सकते हैं। केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी कहेगी तो वो तैयार है। उधर आम आदमी पार्टी के इस दांव पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी ने कहा कि ऐसा करना केजरीवाल की मजबूरी है। पार्टी का नया पैतरा बार बार कह रही है कि अब जगदीश मुखी और बनाम केजरीवाल के बीच ही चुनाव है दिल्ली में। कैसा हम देखते हैं? नहीं, ये उनकी मजबूरी है कहना। वहीं आशुतोष ने कहा है कि बीजेपी को जीत का भरोसा होता तो वो सीएम कैंडिडेट का ऐलान करती ही। दिल्ली में बीजेपी हारने वाली है, इसीलिए सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही। विधानसभा भंग किए जाने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जीत गई और बीजेपी हार गई। सरकार बनाने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अंत में दिल्ली विधानसभा भंग करनी पड़ी। दिल्ली जीत गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई। केजरीवाल ने पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार 45 से ज्यादा सीटें आएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली की जनता इस बार बढ़ चढ़कर इस ईमानदार राजनीति को पूर्ण बहुमत देगी। आप प्रवक्ता योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है कि 1 साल महामहिम एलजी के नाम। सर जी, 3 पार्टियों को चाय पिलाने में 8 महीने क्यों लग गए? पानी उबलने का इंतजार हो रहा था या दिल्ली के उबलने का? कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने कहा कि दिल्ली वासी बीजेपी और आम आदमी पार्टी से परेशान हैं और जनता कांग्रेस को फिर से मौका देगी। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने राजनीतिक संन्यास के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी, लेकिन कांग्रेस के लिए काम करती रहेंगी। नहीं, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं। मैं काम करूंगी, उसका करूंगी, प्रचार और सेवा करूंगी, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं। उधर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस बार भले ही 63 विधायक ही चुने गए, लेकिन अगले चुनाव में 180 विधायक के साथ पूर्ण बहुमत लाकर दिखाऊंगा। उद्धव ठाकरे के इस बयान को बीजेपी को धमकी के तौर पर भी देखा जा रहा है। उद्धव ने इस बयान के बहाने जता दिया कि शिवसेना को विपक्ष में बैठने में गुरेज नहीं थे।
सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने संदेश दे दिया है कि सरकार में शामिल होने पर बीजेपी पहले अपना प्रस्ताव दे, वरना शिवसेना विपक्ष में बैठने को तैयार है। सूत्र बताते हैं कि अगर शिवसेना विपक्ष में बैठी तो उसके विधायक सदन आसानी से चलने नहीं देंगे। खबर है कि 10 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र होगा। उद्धव अपने सभी 63 विधायकों के साथ पुणे के एकवीरा माता मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। यहीं उन्होंने विधायकों के साथ आगे की रणनीति भी बनाई। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने फडणवीस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने जो भी वादे जनता से किए उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। राणे ने कहा कि एकनाथ खड़से को छोड़कर किसी भी मंत्री के अंदर वायदे पूरे करने की कुव्वत नहीं है। अगले 6 महीने में इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। फडणवीस की मां यहां हमेशा पूजा के लिए आती भी रहती है। नागपुर में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने विकलांग दोस्त जयसिंह चौहान से मुलाकात की। अपने पुराने मित्र के सीएम बनने से जयसिंह बेहद गदगद हैं और उन्होंने फडणवीस को बधाई दी। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन टूट सकता है। पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप ने अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में अकेले चुनाव लड़ने पर जोर दिया गया। प्रदेश बीजेपी का मानना है कि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ने पर नुकसान हो सकता है। राज्यसभा जाने की आरएलडी सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह की उम्मीदों को झटका लगा है। कांग्रेस ने अजीत की मदद करने की जगह पीएल पूनिया को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है। दरअसल अजीत चौधरी कांग्रेस की मदद से राज्यसभा में आना चाहते थे, लेकिन यूपी से पूनिया को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने अजीत सिंह के इरादों पर पानी फेर दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। आधे घंटे की इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नारायण राणे ने दावा किया है कि उनका या उनके परिजनों का विदेशों में कोई अकाउंट नहीं है और न ही काले धन से कोई नाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तमिलनाडु पहुंचकर सेतु समुद्रम का हवाई सर्वे किया। उन्होंने कहा कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बिना राम सेतु से छेड़छाड़ किए पूरा किया जाएगा। लखनऊ में मायावती के घर के सामने फ्लाईओवर का उद्घाटन सीएम अखिलेश यादव ने किया। यूपी सरकार ने रिकॉर्ड 15 महीने में फ्लाईओवर तैयार कराया है। मायावती इस फ्लाईओवर का विरोध कर रही थीं और अपने शासन में उन्होंने फ्लाईओवर नहीं बनने दिया, लेकिन अखिलेश सरकार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ओडिशा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने बीजेपी सांसद रामचंद्र हांसदा को गिरफ्तार किया है। 2 पूर्व विधायकों हितेश बगरट्टी और सुवर्णा नाइक की भी गिरफ्तारी हुई। इधर चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार सांसद रामचंद्र हांसदा को बीजू जनता दल ने पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। पार्टी विधायक सुवर्णा नायक भी सस्पेंड किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने रॉबर्ट वाड्रा जमीन सौदे की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव की संपत्ति 6 साल में 10 गुना बढ़ गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 10 करोड़ 49 लाख बताई। यूपी के एटा में आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार रहे हंसराज वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले लालू प्रसाद यादव को अब दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करना होगा। लालू प्रसाद यादव टाइप 8 के 25 तुगलक रोड बंगले में रहते हैं। बीमारी का हवाला देकर लालू यादव ने बंगला खाली करने के लिए 1 साल की मोहलत मांगी थी। लालू की ये मोहलत 31 अक्टूबर को खत्म हो गई। यूपी की बदहाल परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ब्राजील के स्टडी टूर पर गए हैं। मंत्री जी के साथ उनका परिवार, निजी सचिव और प्रमुख सचिव का परिवार भी गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्राजील के स्टडी टूर पर सिर्फ 3 अधिकारियों को जाना था, लेकिन सबके परिवार मिलाकर करीब 1 दर्जन लोग इस टूर पर गए हैं। दिल्ली पुलिस को सुनंदा पुष्कर के 2 ईमेल अकाउंट से अहम जानकारियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक सुनंदा के इन मेल से कई बड़ी हस्तियों के आईपी एड्रेस मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस सुनंदा पुष्कर के फेसबुक अकाउंट की डिटेल के इंतजार में है। पुलिस को उम्मीद है कि सुनंदा की फेसबुक से मेहर और सुनंदा पुष्कर के बीच की बातचीत का पता चल सकता है।
आर्मी ने कोलकाता में आतंकी हमले का अंदेशा जताया, जिसके बाद कोलकाता पोर्ट से नौसेना ने आईएनएस खुखरी और आईएनएस सुमित्रा को हटा दिया है। दोनों युद्धपोतों को देखने के लिए पोर्ट को आम लोगों के लिए खोला जाना था, लेकिन आनंद फानन में इसे रद्द कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने पुलिस की बस को निशाना बनाया। इस हमले में 3 पुलिस वाले घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आर्मी की फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत का मामला सामने आया है। आर्मी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। इस मामले पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दुख जताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मामले की जांच कराने की बात कही। वाघा बॉर्डर पर भारत ने पूरे दमखम के साथ बीटिंग रिट्रीट परेड की। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। दरअसल रविवार को आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान ने 3 दिनों तक बीटिंग रिट्रीट रद्द करने को कहा था, लेकिन पाक के पलटने के बाद भारत ने जोरदार तरीके से परेड की। पॉप सिंगर हनी सिंह के अपहरण की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। हनी सिंह की किडनैपिंग की साजिश रचने वाले इन बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने 14 विदेशी पिस्टल भी बरामद किए हैं, जो करोड़ों की है। हरियाणा के कैथल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इमाम बुखारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता इमाम की बेटी की ताजपोशी में पीएम को नहीं बुलाने से नाराज हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में डीएम के कार्यकर्ताओं ने दूध के बड़े दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता दूध के दाम अचानक 10 रुपए तक बढ़ाए जाने से नाराज हैं। उत्तराखंड के रामनगर में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की कोशिश की। कई ने शरीर में आग भी लगी, जिससे हड़कंप मच गया। आत्मदाह की कोशिश में कुछ नेताओं की हालत गंभीर है, जिन्हें हल्द्वानी के अस्पताल रेफर किया गया है। दरअसल एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने इन्हें झूठे केस में फंसाया है, जिसके विरोध में आत्मदाह की ये कोशिश की गई। कर्नाटक पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। यादगीर जिले की पुलिस ने सरेआम एक युवक की लाठियों से जमकर पिटाई कर डाली। मोबाइल चोरी के आरोप में इस युवक को यादगीर बस स्टैंड पर पकड़ा गया। लोगों ने पुलिस को सौंपा तो पुलिस वाले सड़क पर ही इंसाफ करने लगे। कर्नाटक की यादगीर जिले की पुलिस ने बेरहमी से इस युवक को पीटा और एक के बाद एक दर्जनों लाठियां इस पर बरस गई। एक पुलिस वाला इस युवक का कॉलर पकड़े हुए था और दूसरा पुलिस वाला लाठी लेकर इस पर बेरहमी से पिल पड़ा। युवक रहम की गुहार लगा रहा था, बार बार सॉरी कह रहा था, लेकिन इस पुलिस वाले पर ऐसी सनक सवार हुई कि लाठियां रुकी ही नहीं। बिहार के बेगूसराय में भीड़ का क्रूर चेहरा सामने आया है। विशुपुर इलाके में चोरी के आरोपी 2 युवकों की लोगों ने सरेआम पिटाई कर डाली। दरअसल इन दोनों ने चोरी का जुर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाद पंचायत ने दोनों की सरेआम पिटाई का आदेश दिया और फिर भीड़ इन पर टूट पड़ी। पिटाई करने के बाद भीड़ ने दोनों के गले में तख्ती डालकर गांव में भी घुमाया। दोनों पर पंचायत ने 11-11 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यूपी के बिजनौर में एक युवक ने पड़ोसी के 2.5 साल के बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। वारदात के बाद युवक फरार हो गया। यूपी के बलरामपुर में आपसी विवाद पर एक शख्स ने 2 भाइयों पर गोलियां चला दी। एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हरियाणा के पंचकुला में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग कार में बैठे हुए थे। ब्रेक फेल होने से दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी एम्स के पास सड़क पर पलट गई। पलटने से गाड़ी में मौजूद पुलिस के कई जवान जख्मी हो गए। कानपुर के निनहौरा गांव में एक लड़के की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश के पास से पुलिस ने एक कुल्हाड़ी भी बरामद की। महाराष्ट्र के नासिक में सी प्लेन की कामयाब लैंडिंग करवाई गई। गंगापुर डैम पर 9 सीटों वाले इस प्लेन को लैंड कराया गया। लखनऊ और अलीगढ़ में मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। मुहर्रम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। वाराणसी में गंगा महोत्सव पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तरह तरह के नृत्य में लोगों का मन मोह लिया और आसमान में जमकर आतिशबाजी भी हुई। राजस्थान के पुष्कर में विदेशी मेहमानों के बीच साफा बांध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 11 विदेशी जोड़ों ने हिस्सा लिया और बेल्जियम के दंपत्ति ने बाजी मारी।
जयपुर में सेल्फी लेने का अनोखा रिकॉर्ड बना। एक साथ एक जगह जमा होकर 1100 लड़कियों ने सेल्फी लेकर ये रिकॉर्ड बनाया। बेटी रत्न समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में शोहरत पाने वाली लड़कियों को सम्मानित किया गया, जहां इन 1100 लड़कियों ने एक साथ सेल्फी ली। भुवनेश्वर में 21 साल के एक लड़के को सिक्के जमा करने का शौक है। उनके पास देसी विदेशी पुराने नए कुल मिलाकर 40,000 सिक्कों का कलेक्शन है। यूपी के इटावा में सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट लॉयन सफारी में शेरों की हालत बिगड़ रही है। एक शेरनी की मौत के बाद बीमार शेर को देखने उद्यान मंत्री शिव प्रताप सिंह पहुंचे। डॉक्टर शेर के इलाज में जुटे हुए हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में कीचड़ भरे एक गड्ढे में हाथी फंस गया। बचाव कर्मियों ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को गड्ढे से बाहर निकाला।